वेलकम स्टूडेंट्स। अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में चैप्टर 2 फोर्स एंड मोशन यानी बल एवं गति, और इस फोर्स एंड मोशन में सर्कुलर मोशन का टॉपिक चल रहा था। सर्कुलर मोशन में अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। आज हम एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल के उदाहरण बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, साइकिल सवार का मोड़ के केंद्र की ओर झुकना, फिर इसके बाद बैंकिंग ऑफ रेल एंड रोड यानी मोड़ पर सड़क व रेल की पटरियों में ढलान, फिर इसके बाद रोटर। तो ये हम इतने टॉपिक्स देखेंगे। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं यहाँ एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल के उदाहरण। तो अभिकेंद्र बल के जो उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो देखते हैं। पहला है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, साइकिल सवार का मोड़ के केंद्र की ओर झुकना। तो हम सभी जानते हैं जैसे ही मोड़ आता है तो साइकिल सवार साइकिल सहित अपने को मोड़ के केंद्र की ओर झुका लेता है और इस तरह से वो मोड़ को आसानी से पार कर लेता है। मोड़ यानी सर्कुलर पाथ। तो उस सर्कुलर पाथ को वो अपने आप को झुका के पार करता है। तो कितने एंगल पर झुकाना पड़ेगा उसको, उसके लिए यहाँ पर बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, साइकिल सवार को मोड़ के केंद्र की ओर झुकना। तो इसमें हम देखते हैं बाइसाइकिल राइडर लीन्स और बेंड्स हिमसेल्फ along the bicycle towards center of turn at certain angle theta from vertical while steering on turn। यानी मोड़ पर मुड़ते समय साइकिल सवार अपने शरीर को साइकिल सहित मोड़ के केंद्र की ओर थीटा कोण पर झुका लेता है। तो इसका जो ये घटना है इसकी और अंडरस्टैंडिंग करते हैं। लेट m be mass of rider with bicycle and speed v be speed and r be the radius of circular path। Suppose two equal and opposite forces F1 and F2 which are equal to F1 equal to F2 equal to F are working on center of gravity G। Their resultant will be 0 as these forces F1 and F2 are being exerted on single point। तो हमारे इस क्वेश्चन में माना साइकिल सवार का साइकिल सहित द्रव्यमान m है। तो कोई साइकिल सवार है, उसका साइकिल सहित द्रव्यमान यानी मास m है, साइकिल सवार की चाल v है और वृत्ताकार मार्ग यानी वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है। तो इस तरह से ये साइकिल सवार m द्रव्यमान का और चाल v से चल रहा है और वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है। इनिशियली हम कंसीडर करेंगे साइकिल सवार सीधे रास्ते पर जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये साइकिल सवार का साइकिल सहित गुरुत्व केंद्र है। तो इस गुरुत्व केंद्र पर दो फोर्सेस क्षैतिज दिशा में काम कर रहे हैं, F1 और F2। ये चूंकि काल्पनिक हैं तो हम इन काल्पनिक फोर्सेस की मदद से ही ये देखेंगे। तो F1 और F2 इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं जो कि इस G पर काम कर रहे हैं, जो एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। इस तरह से साइकिल सवार बैलेंस स्टेट में सीधे चलता चला जाएगा और साइकिल सवार का भार नीचे की ओर और रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर काम कर रहा है। इस तरह से रिएक्शन को mg बैलेंस किए हुए, तो सारे फोर्सेस बैलेंस स्टेट में हैं और साइकिल सवार सीधे चलता रहेगा। जैसे ही मोड़ आया, दो सिचुएशन उत्पन्न हो गई कि साइकिल सवार मोड़ को सीधे पार कर ले। तो इस केस में क्या होगा, F1 और F2 हमारे जो फोर्सेस हैं, इसके साथ ही जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मोड़ के केंद्र की ओर लगेगा। तीसरी सिचुएशन में साइकिल सवार अपने आप को साइकिल सहित थीटा डिग्री पर झुका ले। इस केस में F2 और F1 ये जो फोर्सेस हैं, ये काल्पनिक फोर्स, और इसके बाद जो R और mg है, इनके एक्शन बदल जाएंगे। R ऊपर की ओर है और mg नीचे की ओर है और इनके बीच में ये थोड़ा सा ये पैरेलल फोर्स, एंटी पैरेलल फोर्सेस हो गए। और एक फोर्स हमारा घर्षण बल यहाँ पर लगेगा जिससे ही अभिकेंद्र बल मिलेगा। तो हम F अभिकेंद्र बल यहाँ लेके चलेंगे। तो इस तरह से ये फोर्सेस हो गए। फिगर में हम देख लेते हैं ये फोर्सेस। यहाँ पर O पॉइंट है, O पॉइंट से थीटा डिग्री पर मान लेते हैं साइकिल सवार झुका है और फिर ये G गुरुत्व केंद्र हो गया। तो गुरुत्व केंद्र पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस काम कर रहे हैं, F1 और F2, और रिएक्शन नॉर्मली अपवर्ड है और वेट नॉर्मली डाउनवर्ड है।
तो ये नीचे की ओर है और रिएक्शन ऊपर की ओर है। और यहाँ पर ये जो एफ फोर्स है एफ ऊपर काम कर रहा है, ये अभिकेंद्र बल है और इसी अभिकेंद्र बल के कारण वो मोड़ को पार करेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस देखेंगे। आर और एम जी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं और F2 एंड F ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। इस तरह से दो हमारे फोर्स कपुल यानी बल युग्म बन जाएंगे। R और mg से एक बल युग्म बना, दूसरा बल युग्म F2 और F से बना। तो इस तरह से दो बल युग्म का निर्माण हो गया और दोनों एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, यानी F और F2 से जो बना बल युग्म है ये एंटी क्लॉकवाइज इस दिशा में घुमा रहा है और आर और एम जी से बना जो बल युग्म है फोर्स कपुल वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। तो इस तरह से हम आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन बैलेंस ऑन सर्कुलर पार्ट ऑफ रोड द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ साइक्लिस्ट विथ साइकिल लीन्ड और बेंड एट एंगल थीटा। वृत्ताकार मार्ग पर संतुलन बनाए रखने के लिए पूरा निकाय साइकिल सवार सहित थीटा कोण पर झुक जाता है। Thus, in this position, weight of system mg and reaction r makes a clockwise torque or force couple. R and mg makes clockwise torque. In this direction, we get clockwise direction, and in this clockwise direction, R and mg make a force couple or torque. And in anti-clockwise direction there is torque produced from F2 and F1 F2 and F produce anti-clockwise torque। इस स्थिति में भार W यानी mg और प्रतिक्रिया बल R एक दक्षिणावर्त बल आघूर्ण बनाते हैं। भार mg और प्रतिक्रिया बल दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज बल युग्म यानी बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं और बल F2 एंड F एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो ये वामावर्त बल आघूर्ण या बल युग्म का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से दो बल युग्म हमारे तैयार हो गए, एक F2 एंड F से एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त, R एंड mg क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त बल युग्म तैयार हो गया। नाउ टू कीप सिस्टम इन बैलेंस कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ टार्क शुड बी इक्वल। हेंस निकाय के संतुलन के लिए या संतुलन में बनाए रखने के लिए दोनों बल आघूर्णों के परिमाण समान होने चाहिए। अतः तो हम परिमाण समान कर देंगे। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क यानी वामावर्त बल आघूर्ण ये इक्वल होगा क्लॉकवाइज टॉर्क दक्षिणावर्त बल आघूर्ण। तो इसका क्या सेंस है, टॉर्क ड्यू टू F2 एंड F यानी बल F2 और F के कारण बल आघूर्ण, और ये इक्वल होगा टॉर्क ड्यू टू mg एंड r यानी बल mg और r के कारण बल आघूर्ण के बराबर होगा। तो इनका हम बल आघूर्ण यानी टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। तो अब टॉर्क ड्यू टू F2 एंड F2 और F के कारण जो टॉर्क होता है बल युग्म का जो आघूर्ण होता है वो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी इनके बीच की मिनिमम दूरी, तो ये जो दूरी होगी वो GA तो AG के बराबर होगी। तो F इंटू AG, तो किसी एक बल का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हैं तो इसलिए F इंटू AG हो गया ये F2 और F से बना बल युग्म का आघूर्ण। इसी तरह से R और mg से बने बल युग्म के आघूर्ण को हम देखेंगे। ये जो डिस्टेंस है OA डिस्टेंस इनके बीच में है तो हम OA लिख देंगे mg इंटू OA। अब हम AG को निकालेंगे, ये AG है हमारा, तो AG कितना हुआ OG कॉस थीटा, चूँकि थीटा यहाँ है तो ये जो साइड होगी वो OG कॉस थीटा। इसी तरह से OA ये वाली साइड हम निकालेंगे, ये वाली साइड होगी OG साइन थीटा, ये थीटा के अपोजिट साइड है तो इसलिए OG साइन थीटा होगी। अब OG दोनों तरफ कट जाएगा और साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू F अपान mg या tan थीटा इक्वल टू F अपान mg। Thus, in balance condition, only horizontal force F1 magnitude is F works on system which provides required centripetal force mv square upon r to system
टू मूव ऑन सर्कुलर मोशन और सर्कुलर पाथ। अतः संतुलन की अवस्था में निकाय पर केवल एक क्षैतिज बल F1 जिसका मैग्नीट्यूड F है कार्य करता है, जो निकाय को वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल mv²/r प्रदान करता है। tan थीटा इक्वल टू mv²/r/mg एंड tan थीटा इक्वल टू v²/rg। m इज कैंसिल्ड। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v²/rg। Then we conclude that since centripetal force is obtained from friction force Fs, centripetal force is obtained from friction force Fs, Fs equal to mu s into r or mu s mg. Hence, minimum value of centripetal force applied on system, bicycle and rider can be equal to maximum value of this centripetal force applied on system can be equal to mu s mg. This is maximum value of centripetal force which can be obtained from friction force Fs. This beyond this centripetal force is not available, but not more than it. यानी इस स्थिति में अभिकेंद्र बल घर्षण बल Fs जो कि म्यू एस इंटू आर होता है प्रतिक्रिया बल, और म्यू एस घर्षण गुणांक इंटू mg से प्राप्त होता है। अतः निकाय पर कार्यरत अधिकतम अभिकेंद्र बल म्यू एस mg हो सकता है, इससे अधिक नहीं। तो जो भी सिस्टम पर अधिकतम घर्षण बल लग रहा है वही अधिकतम हमारा अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। उससे ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल नहीं है निकाय को सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए। तो हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे mv² max/r इक्वल टू म्यू एस mg, और m से m कैंसिल करेंगे, v max कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। तो इतना मैक्सिमम वेलोसिटी से वो साइकिल सवार जा सकता है जब वो थीटा डिग्री कोण पर झुका हुआ है। तो इस तरह से हेंस एंगल फॉर्म्ड फ्रॉम वर्टिकल वाइल टर्निंग विथ स्पीड v max इज, यानी अधिकतम चाल v max जिससे मुड़ने पर या जिससे चलने पर ऊर्ध्वाधर पर बना कोण, ऊर्ध्वाधर से बना कोण यानी साइकिल सवार का झुकाव, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v max/rg। तो v max की वैल्यू रखेंगे और म्यू आर जी रखेंगे यहाँ v max स्क्वायर की वैल्यू। तो ये आर जी से आर जी कट गया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। तो इस तरह से ये थीटा यानी थीटा हमारा एंगल आ गया tan इनवर्स म्यू एस, यानी जो घर्षण गुणांक लग रहा है उसका tan इनवर्स ले लेंगे तो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, यानी झुकाव कोण की। इस झुकाव कोण पर वो अधिकतम कितने चाल से चल सकता है v max। इस चाल से ज़्यादा चाल पर चलने के लिए वो थोड़ा सा उसको और झुकना पड़ेगा, तभी वो मोड़ को पार कर सकता है। तो इस तरह से साइकिल सवार जैसे ही इस कोण से ज़्यादा कोण पर मुड़ेगा तो वो नीचे की ओर गिर जाएगा, और इस कोण से ज़्यादा कम कोण पर झुकेगा तो वो बाहर की ओर उसको लगेगा कि कोई फोर्स बाहर की ओर धक्का दे रहा है मोड़ से, और वो उधर गिर सकता है। तो दोनों केसेस में वो साइकिल सवार थीटा डिग्री से ज़्यादा एंगल पर तब भी उसके गिरने की संभावना है, थीटा डिग्री से कम एंगल पर झुका तब भी गिरने की संभावना है। तो उसको पर्टिकुलर स्पीड पर, पर्टिकुलर यानी किसी दी गई स्पीड पर पर्टिकुलर झुकाव कोण होता है, उतने ही एंगल पर उसको साइकिल सवार को झुकना पड़ेगा, अदरवाइज वो गिर सकता है। तो इस तरह से जब भी मोड़ आता है या टर्न आता है तो साइकिल सवार अपने को साइकिल सहित थीटा डिग्री पर झुका लेता है और वो मोड़ को पार करता है। अगर वो ना झुकाए तो वो मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर उसको धक्का लगेगा और फिर वो मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर चला जाएगा और ज़्यादा एंगल पर झुक जाएगा, तो उसको अपनी स्पीड यानी वेलोसिटी अधिक करनी पड़ेगी ताकि ये जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस स्टेट में आ जाए और साइकिल सवार फिर बिना गिरे आगे मोड़ को पार कर सकता है। इफ स्पीड v इज ग्रेटर देन v max while turning, bicycle will skid, hence steering to steer safely on circular path value of v should be less than v max। यदि मुड़ते समय चाल v max से ज़्यादा होगी
तो साइकिल फिसल जाएगी। अतः वृत्तीय पथ पर सुरक्षित मुड़ने के लिए v का मान इसके अधिकतम मान v मैक्स से कम ही होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारा फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल नहीं है जो कि अभिकेंद्र बल प्रदान कर सके। नेक्स्ट एग्जांपल, बैंकिंग कॉर्नर ऑफ रोड एंड रेल ट्रैक एट टर्न। मोड़ पर सड़क व रेल की पटरियों में ढलान। तो जब भी मोड़ आता है सड़क व रेल की पटरियों में हमें ढलान दिखाई देता है, और वो ढलान मोड़ के केंद्र की ओर होता है, और केंद्र से दूर जाएं तो वो सिरा उठा हुआ होता है। तो इस तरह सड़क मोड़ के केंद्र की ओर झुकी होती है, और रेल की पटरियां भी मोड़ के केंद्र की ओर झुकी होती हैं। तो इसका हम रीजन समझेंगे क्यों झुकी होती हैं। तो हम पहले हॉरिजॉन्टल केस करते हैं, जब सड़क हमारी हॉरिजॉन्टल है, नहीं झुकी हुई है। तो इस केस में जो अभिकेंद्र बल मिलता है वो अभिकेंद्र बल मिलता है व्हीकल और टायर के बीच में, व्हीकल के टायर और सड़क के बीच में लगने वाले घर्षण बल से। तो व्हीकल जब भी गति करेगी तो घर्षण बल लगेगा, और इसकी वैल्यू म्यू एस इंटू आर। तो घर्षण बल की वैल्यू निश्चित है, और फिर यहाँ पर जो अभिकेंद्र बल मिलेगा उसकी वैल्यू निश्चित हो गई। इस तरह से वेलोसिटी निश्चित हो गई। तो वेलोसिटी, इससे ज़्यादा वेलोसिटी पर ये जो व्हीकल है, कार है, ये इस मोड़ को पार नहीं कर सकती। तो इसलिए हम इसकी वेलोसिटी और अधिक करने के लिए हम थीटा डिग्री पर सड़क को टर्न करते हैं, यानी मोड़ के केंद्र की ओर झुका देते हैं थीटा डिग्री। तो इससे हमारा जो ये अभिकेंद्र बल है इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। वो कैसे बढ़ेगी इसके लिए हम देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू टर्न कार इज mv²/r and it is obtained from friction force Fs equal to mu s into r which is maximum value of Fs। यानी किसी कार को मोड़ पार करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल mv²r जो कि घर्षण बल Fs इक्वल टू म्यू r से प्राप्त होता है, जिसकी अधिकतम वैल्यू म्यू एस आर ही होती है। हेंस ऑन प्लेन रोड, यानी समतल सड़क पर मोड़ पर हम क्या करते हैं, अभिकेंद्र बल mv² max/r इक्वल टू Fs इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हेंस इन ऑर्डर टू मूव स्पीड ग्रेटर देन वी मैक्स टू कार ऑन टर्न्स ऑफ रोड वी मस्ट बेंड द रोड टूवर्ड्स द सेंटर और सेंटर ऑफ टर्न। दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। अतः कार को वी मैक्स से अधिकतम चाल से मोड़ पार करने के लिए सड़क को मोड़ के केंद्र की ओर झुकाना पड़ेगा। यही सड़क या रेलों में बैंकिंग कहलाता है, यानी झुकना कहलाता है। तो इस तरह से अगर सड़क जो हमारी मैक्सिमम स्पीड है फ्लैट यानी समतल सड़क पर, इससे ज़्यादा स्पीड से कार या ट्रेन को गुजरना है, तो हम क्या करते हैं, अब हमारे पास ऑप्शन है, ट्रेन या कार तो झुकेगी नहीं, तो हम पटरी या सड़क को ही झुका देते हैं मोड़ के केंद्र की ओर, जिससे हम ये जो मैक्सिमम चाल है इसको और अधिक कर सकते हैं। तो सड़क या रेल की पटरियों में झुकाव हम इसीलिए रखते हैं ताकि ये वेलोसिटी बढ़ जाए। तो इसके लिए हम ये जो झुकाने का कॉन्सेप्ट है इसी को कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, या सड़क या रेल की पटरियों में झुकाव। तो हम इसके केस को देखते हैं। तो मान लेते हैं हमने थीटा डिग्री पर ये झुकाव कर दिया है। तो ये हमारी सड़क है जिसमें मोड़ है, और यहाँ पर थीटा डिग्री हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल से हमने थीटा डिग्री झुका दिया है मोड़ की तरफ। तो मोड़ का जो केंद्र है इधर है, और इधर हमने थीटा डिग्री बेंड कर दिया है, और मोड़ का जो आउटर एज है वो थीटा डिग्री ऊपर हो गया है। तो इस तरह से सड़क झुकने से ये हमारे सिचुएशन हुई। इसमें नाउ लेट रोड ऑन टर्न इज बेंट एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लेवल। एम बी मास ऑफ कार, आर बी रेडियस ऑफ टर्न ऑफ रोड एंड वी बी स्पीड ऑफ कार। माना किसी मोड़ पर सड़क क्षैतिज से मोड़ की तरफ थीटा डिग्री कोण पर झुकी हुई है। तो ये सड़क है जो कि हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज से थीटा डिग्री कोण पर सड़क की तरफ मोड़ के केंद्र की तरफ झुकी हुई है, और कार का द्रव्यमान हम m मान रहे हैं, त्रिज्या मोड़ की r है, और कार की चाल v है। तो इन सब
वैल्यूज से हम देखते हैं आर इज नॉर्मल रिएक्शन टू द रोड, आर इज normal to the road, this is reaction to the normal to the road, and mg is vertically downward. Horizontal component of r, its component r cos theta, here theta this angle is theta, because of this angle is theta and this angle will be theta. This is horizontal component of r, which is r cos theta. R cos theta balances the weight of mg, weight mg. R cos theta balances weight mg, and r sin theta, this vertical component of r, provides necessary centripetal force to the car to cross the this road. Hence r प्रतिक्रिया या अभिलंब प्रतिक्रिया बल, r अभिलंब प्रतिक्रिया बल है जिसका घटक r cos थीटा कार के भार mg को संतुलित करता है। तो r को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। r cos थीटा कार के भार को यानी mg को संतुलित करता है, और r sin थीटा ये मोड़ की तरफ होता है, तो ये मोड़ के केंद्र की ओर है, ये आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो यही आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। तो हम यहाँ पर दोनों चीज़ें लिखेंगे, r cos थीटा mg के बराबर हो गया और r sin थीटा अभिकेंद्र बल के बराबर हो गया, और कितना है mv²/r। तो हम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे क्योंकि हमें tan थीटा प्राप्त करना है। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 sin थीटा cos थीटा, r से r कैंसिल हो जाएगा, v²/rg। इस तरह से tan थीटा = v²/rg। इफ वैल्यूज ऑफ r and v be known, then theta b can be calculated from tan theta = v²/rg, and from this height and width of this road can be calculated. Once road is constructed, maximum velocity to cross this road or this road is v = √rg tan थीटा। यानी यदि r और v का मान ज्ञात हो तो रेडियस और वेलोसिटी का मान ज्ञात हो, मोड़ की त्रिज्या हमें ज्ञात रहेगी क्योंकि सड़क जहां बननी है वो ज्ञात रहेगी, और इस पर जो गुजरने वाली व्हीकल की गुजरने वाली अधिकतम चाल है वो ज्ञात रहेगी। तो थीटा का मान कैलकुलेट करके सड़क बनाई जा सकती है, और इस तरह से h और b दोनों बनाए जा सकते हैं। तो यदि सड़क बनी हुई है तो इस सड़क पर अधिकतम वेग जो कि मोड़ को पार करने के लिए आवश्यक है वो v = √rg tan थीटा। तो ये जो इक्वेशन है ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे सड़क पर यानी मोड़ पर व्हीकल या कार चल सकती है। इससे ज़्यादा चाल से वो उस सड़क पर मोड़ को पार नहीं कर पाएगी क्योंकि अभिकेंद्र बल की मात्रा इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे, और फिर वो सर्कुलर मोशन यानी मोड़ को पार नहीं करेगी, मोड़ से दूर चली जाएगी। तो ये अधिकतम चाल जो निर्धारित है उससे ज़्यादा चाल से कोई भी व्हीकल मोड़ को पार नहीं कर पाएगी। तो चूंकि झुकने का लिमिट हमारा थीटा है, इससे ज़्यादा हम कार को झुका नहीं सकते, चूँकि सड़क झुकी हुई है वो इससे ज़्यादा कार नहीं झुक सकती। तो इस कारण से जो भी व्हीकल कार गुजरेगी उसकी सड़क को पार करने की एक मैक्सिमम लिमिट होगी, वहाँ मोड़ को पार करने की एक अधिकतम वेग या अधिकतम चाल होगी, उससे ज़्यादा चाल से वो नहीं चल सकती, जो कि अधिकतम चाल यहाँ दी हुई है। तो इस चाल से कम चाल पर रहेगी तो वो मोड़ को आसानी से पार कर लेगी, इस चाल से ज़्यादा चाल पर चलेगी तो वो मोड़ के केंद्र से दूर चली जाएगी, यानी मोड़ से दूर चली जाएगी और एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। इसी में हम इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण का प्रभाव देखते हैं। इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण का प्रभाव इंक्लूड करने के लिए हम फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर कल्पना करते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो मोड़ के केंद्र की ओर लगेगा और सड़क पर ही लगेगा, जहाँ सरफेसेस होते हैं वहीं लगता है फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हो गया मोड़ के केंद्र की ओर। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसका ये कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा जो कि मोड़ के केंद्र की ओर है, एफ साइन थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो इन चीज़ों को हम और ऐड करेंगे, एफ कॉस थीटा आर साइन थीटा की दिशा में है
और एफ साइन थीटा mg की दिशा में है। तो इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण की उपस्थिति में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक आर साइन थीटा एफ कॉस थीटा ये दोनों मिल के अभिकेंद्र बल का प्रदान करेंगे। आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अभिकेंद्र बल प्रदान किया mv²/r। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर घटक आर कॉस थीटा ऊपर की ओर हो गया, नीचे की ओर mg है और एफ साइन थीटा, तो दोनों हम राइट साइड में लिखेंगे। आर कॉस थीटा इक्वल टू mg प्लस एफ साइन थीटा और एफ घर्षण बल म्यू एस इंटू आर। तो यहाँ पर म्यू एस इंटू आर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट किया तो यहाँ पर हमें इक्वेशन मॉडिफाई हो गया। आर साइन थीटा एफ की जगह म्यू एस इंटू आर कॉस थीटा इक्वल टू mv²/r। तो आर को हम कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इक्वल टू mv²/r। तो कैपिटल आर रिएक्शन फोर्स है, प्रतिक्रिया बल, और स्मॉल आर क्या है, रेडियस है। सेकंड इक्वेशन में देखेंगे, यहाँ भी एफ की वैल्यू म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट एंड आर ये पुट करेंगे। तो आर कॉस थीटा इक्वल टू mg म्यू एस इंटू आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और आर कॉमन ले लेंगे, आर कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल टू mg। अब इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 4, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये आ जाएगा, आर से आर कट जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा और नीचे आएगा कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल टू mv²/r है और नीचे mg है यहाँ, तो m से m कट जाएगा, v²/rg। तो राइट साइड में v²/rg आ गया। अब हम दोनों लेफ्ट साइड में दोनों ऊपर नीचे कॉस थीटा कॉमन लेंगे, कॉस थीटा कॉमन लिया, साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस यहाँ पर म्यू एस बचा और नीचे कॉस थीटा कॉमन लिया तो 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा और हम साइन थीटा अपान कॉस थीटा टैन थीटा लिखेंगे, टैन थीटा प्लस म्यू एस अपान 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा इक्वल टू v²/rg। तो ये हमारा घर्षण की उपस्थिति में फाइनल इक्वेशन प्राप्त हो गया। और फिर ये इक्वेशन, इससे हम कंक्लूड क्या करेंगे, इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यानी सड़क झुकी नहीं है, समतल है, प्लेन है, तो इस केस में थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो गया और ये टर्म 0 हो गया, म्यू एस अपान 1 यानी म्यू एस इक्वल टू v²/rg। हेंस फ्रिक्शन फोर्स विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, अतः घर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, उसकी वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी अगर सड़क झुकी नहीं रहेगी। दूसरा केस, इफ म्यू एस इज 0, अगर घर्षण अनुपस्थित है टैन थीटा इक्वल टू v²/rg। तो यहाँ इस केस में भी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। हेंस इंक्लिनेशन थीटा इज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन सर्कुलर पाथ, अतः झुकाव कोण थीटा वृत्ताकार मार्ग यानी सड़क को पार करने के लिए आवश्यक है। तो घर्षण की अनुपस्थिति में झुकाव अत्यंत आवश्यक है, तभी सड़क पार की जा सकती है, अदरवाइज सड़क कभी पार नहीं की जा सकती। तीसरे केस में, इफ़ थीटा इक्वल टू 0 एंड म्यू एस इक्वल टू 0, तो हम सड़क को प्लेन रखें और वहाँ कोई घर्षण भी ना हो, तो इस केस में नो सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल बिकॉज थीटा की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे और म्यू एस की वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटी 0 हो गई, तो इस तरह से वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। 0 वेलोसिटी का मतलब कार को वहीं खड़ा रहना पड़ेगा, कार आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हम दोनों करें यानी सड़क को झुकाएं भी और साथ ही साथ घर्षण भी सड़क और टायर के बीच में है, तो हम ज़्यादा स्पीड से यानी ज़्यादा चाल से सड़क को पार कर सकते हैं। अगर कोई एक नहीं है तो हमारी जो मोड़ को पार करने की स्पीड है वो कम हो जाएगी उसी के अकॉर्डिंग। अगर दोनों नहीं हैं तो मोड़ पार करना असंभव है। अब हम थर्ड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, रोटर। तो रोटर एक ऐसा, इसमें ये अरेंजमेंट होता है जिसमें कोई भी जो कर्तव्य दिखाने वाला व्यक्ति होता है वो जो भी व्हीकल चलाता है वो इस सर्कुलर पाथ पर चलाता है, जिससे वो
चूँकि ये सर्कुलर पाथ वर्टिकल है, लेकिन वर्टिकल होते हुए भी वो सर्कुलर पाथ पर चलता रहता है और नीचे की ओर नहीं गिरता है। ऊपर की ओर एफएस फ्रिक्शन फोर्स लगता है और नीचे उसका भार काम करता है और वो इस सर्किल में चक्कर काटता रहता है। क्योंकि संतुलन अवस्था में वो जब पहुंच जाता है तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल सेंटर की ओर काम करता है, एफएस ऊपर की ओर डब्लू को बैलेंस करता है, तो एफएस डब्लू के बराबर हो जाएगा, यानी उसके भार के बराबर हो जाएगा घर्षण बल। तो इसके लिए हम देखते हैं लेट आर बी रेडियस ऑफ रोटर, आर दिस रोटेटरी पाथ का रेडियस है एंड फाइनल वेलोसिटी इज वी। एंड सिंस पर्सन इज नॉट मूविंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, since person is not moving in vertical direction, person is moving in horizontal direction, centripetal acceleration v square upon r works on it and hence माना रोटर की त्रिज्या r तथा अंतिम वेग v है। चूंकि व्यक्ति ऊर्ध्वाधर दिशा में गति नहीं करता है और वो केवल क्षैतिज दिशा में गति करता है, तो इस स्थिति में अभिकेंद्र त्वरण v स्क्वायर अपान r लगता है। अतः संतुलन की अवस्था में वो क्षैतिज गति कर रहा है, तो इस केस में उसका जो भार है वो घर्षण बल द्वारा बैलेंस किया जाएगा। एफ एस इक्वल टू डब्लू, और एफ कितना है अभिकेंद्र बल एम वी स्क्वायर अपान आर। तो डब्लू इक्वल टू एम जी, एम की वैल्यू रख देंगे डब्लू अपान जी, तो एम की वैल्यू डब्लू अपान जी रखने पर ये हमारा अभिकेंद्र बल मिल गया डब्लू वी स्क्वायर अपान आर जी। तो इस तरह से अभिकेंद्र बल का इक्वेशन मॉडिफाई हो गया। अब हम देखते हैं इफ म्यू एस बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट, म्यू एस बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन वॉल एंड रोटर, वॉल ऑफ रोटर एंड पर्सन, देन एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एफ, म्यू एस इंटू एफ। एफ इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस एफ इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ड्यू टू वॉल ऑफ रोटर, this F is normal reaction force due to wall of rotor, this is wall of rotor and in this direction normal reaction force is working on this man or this person and this normal reaction force is centripetal force। यदि म्यू एस दीवार और व्यक्ति के बीच सीमांत घर्षण गुणांक है तो एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एफ, यानी घर्षण बल म्यू एस इंटू एफ। यहाँ आर होना चाहिए प्रतिक्रिया बल, लेकिन अभिकेंद्र बल है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि एफ रिएक्शन फोर्स की भांति काम करता है प्रतिक्रिया बल की तरह। तो जो व्यक्ति है व्हीकल चला रहा है वो व्यक्ति इस जो रोटर का सरफेस है उसके लंबवत है और इसी दिशा में एफ लग रहा है, तो एफ क्या हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एफ रोटर की दीवार द्वारा व्यक्ति पर आरोपित प्रतिक्रिया बल है और साथ ही साथ ये अभिकेंद्र बल भी है। तो इस केस में हम एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एफ इक्वल टू डब्लू कर देंगे और हम अभिकेंद्र बल का यहाँ मान रख देंगे म्यू एस इक्वल टू डब्लू अपान एफ, तो डब्लू एम जी हो गया, अभिकेंद्र बल एम वी स्क्वायर अपान आर। तो यहाँ से म्यू एस घर्षण गुणांक निकल गया आर जी अपान वी स्क्वायर, तो ये घर्षण गुणांक की वैल्यू हो गई आर जी अपान वी स्क्वायर। Hence, this is the value of this equation represents the value of coefficient of limiting friction that is needed to make person stick to wall of rotor of radius r moving in circular path or circular motion at speed v। यानी जो यह इक्वेशन है यह सीमांत घर्षण गुणांक का मान है जो त्रिज्या r तथा वेग v पर वृत्तीय गति में गतिमान रोटर में किसी व्यक्ति या पिंड को रोटर की दीवार पर चिपके रहने के लिए आवश्यक है। तो व्यक्ति हवा में रोटर की दीवार से चिपका हुआ गति करता है और उसकी जो हवा में रहने की या दीवार से चिपके रहने की शर्त है कि जो घर्षण गुणांक है वो आर जी अपान वी स्क्वायर लगना चाहिए, तभी वो संतुलन की अवस्था में रहेगा, यानी नीचे नहीं गिरेगा और वो क्षैतिज दिशा में लगातार चक्कर लगाता रहेगा। जैसे ही वो अपना वेग कम करेगा तो वेग कम करने से म्यू एस उसको ज़्यादा चाहिए क्षैतिज सीमांत घर्षण गुणांक, तो सीमांत घर्षण गुणांक की मात्रा लिमिटेड है तो अपनी स्पीड कम करने से वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, घर्षण बल की मात्रा नहीं मिलेगी तो वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और
वो जैसे ही अपना वेग बढ़ाता है तो इस केस में क्या होगा, उसको रिक्वायर्ड जो म्यू एस है उसकी मात्रा, चूंकि जो रिक्वायर्ड है वो कम है और जो मौजूद है मात्रा म्यू एस की वो इससे ज़्यादा है, यानी इससे ज़्यादा घर्षण काम कर रहा है, तो वो टिका रह सकता है हवा में और फिर क्षैतिज दिशा में चक्कर लगाता रहेगा। इसके विपरीत अगर वो ज़्यादा कम वेलोसिटी से गति करने लगा तो फिर वो नीचे आने लगेगा, क्योंकि वो कम वेलोसिटी से गति करेगा तो एफ एस की जो वैल्यू है वो रिक्वायर्ड एफ एस की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी। काफ़ी बढ़ जाने के कारण जो रिक्वायर्ड है उसकी मान बढ़ गया है और जो एक्चुअल में है उसका मान कम हो गया, तो इसलिए वो नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर देगा हवा में, यानी इस रोटर पर हैंग नहीं रहेगा।